एसपी मैडम फराह के शौहर को फौत हुए 2 साल हो चुके थे। एसपी मैडम शहर के एक मसरूफ चौराहे पर एक फकीर को रोज खैरात दिया करती थी। एक दिन फकीर ने मैडम से कहा, आप मुझसे निकाह कर लें। फिर मैडम ने फकीर के साथ जो किया वह गैर मुतवक्के था। लेकिन दोस्तों, कहानी बहुत दिलचस्प है। ये कहानी वहां जाकर खत्म होगी जहां आप सोच भी नहीं सकते कि दरअसल कहानी में फकीर ही कौन निकला। एसपी मैडम फराह के शौहर को फौत हुए 2 साल हो चुके थे। शहर के एक सबसे मसरूफ चौराहे पर जहां ट्रैफिक का शोर और हॉर्न की आवाजें हर पल गूंजती थीं, एक सिग्नल था। उस सिग्नल पर हर सुबह एक खास नजारा देखने को मिलता। एसपी फराह, जिन्हें सभी एसपी मैडम के नाम से जानते थे, अपनी काली स्कॉर्पियो से उतरती थी और सिग्नल के पास बैठे एक फकीर को कुछ पैसे देती थी। ये उनकी रोज की आदत थी। फकीर, जिसका चेहरा मैला कुचैला था और जिसके कपड़े फटे पुराने थे, हर बार पैसे लेते वक्त सिर्फ सर झुकाकर शुक्रिया अदा करता। फराह उसे देखकर मुस्कुराती और फिर अपनी गाड़ी में बैठकर थाने की तरफ निकल जाती। फराह एक तेज, निडर और ईमानदार पुलिस अफसर थी। 2 साल पहले उनके शौहर उमैर सिद्दीकी, जो खुद एक कामयाब ताजिर थे, उनकी मौत ने फराह को तोड़ दिया था। लेकिन उन्होंने अपने दर्द को अपने काम में डुबो दिया। फिर भी हर सुबह उस फकीर को पैसे देना उनके लिए एक अजीब सी राहत का सबब बनता था। शायद उस फकीर की उदास आंखों में उन्हें कुछ ऐसा दिखाई देता था जो उन्हें अपने दिल से जोड़ता था। एक दिन बारिश की हल्की फुहारों के बीच फराह ने हमेशा की तरह फकीर को पैसे दिए। लेकिन उस दिन फकीर ने कुछ ऐसा कहा जिसने फराह को चौंका दिया। उसने धीमी आवाज में कहा, मैडम, आप मुझसे निकाह कर लें। फराह ने फकीर की तरफ देखा, जैसे वो जानना चाहती हो कि क्या वो मजाक कर रहा था। फराह ने हल्के से हंसते हुए कहा, तुम भी ना कुछ भी बोलते हो। ये लो कुछ और पैसे और जाकर कुछ खा लो। लेकिन फकीर ने पैसे नहीं लिए। उसने सिर्फ और फराह को गहरी नजरों से देखा और चुपचाप सर झुका लिया। फराह उस दिन थाने तो पहुंच गई, लेकिन उनका दिमाग उसी बात पर अटका रहा। फकीर की बात ने उन्हें परेशान कर दिया था। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो उन्हें बार बार उमैर की याद दिला रहा था। रात को घर लौटते वक्त उन्होंने सोचा, शायद मैं ज्यादा सोच रही हूँ। अगले दिन फराह ने फिर फकीर को पैसे देने की कोशिश की, लेकिन उसने फिर इनकार कर दिया। इस बार उसने कहा, मैडम, मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ, आप मुझे एक मौका दें। फराह को गुस्सा आया। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, देखो, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि तुम कुछ भी बोलोगे। अपनी हद में रहो। लेकिन फकीर ने हार नहीं मानी। उसने कहा, मैडम, मैं जानता हूँ आपको लगता है कि मैं पागल हूँ, लेकिन मेरी बात सुनिए। मैं आपके लिए कुछ ऐसा कर सकता हूँ जो कोई और नहीं कर सकता। फराह को उसकी बातों में कुछ अजीब सा शक महसूस हुआ। उन्होंने उसे एक लंबी नजर से देखा और कहा, ठीक है, बताओ तुम क्या कर सकते हो। फकीर ने कहा, मैडम, शहर में एक बड़ा वाकया होने वाला है, मैं आपको उसकी खबर दे सकता हूँ। फराह को हंसी आ गई। एक फकीर और वाकया की खबर, लेकिन उनकी पुलिस वाली फितरत ने उन्हें रोक लिया। उन्होंने कहा, अच्छा बताओ क्या खबर है। फकीर ने धीमी आवाज में कहा, कल रात मैंने सिग्नल के पास एक गोदाम में कुछ लोगों को हथियारों के साथ देखा। वो कुछ बड़ा प्लान बना रहे हैं। उसने जगह और कुछ लोगों के हुलिये का भी जिक्र किया। फराह ने उसकी बात को हल्के में लिया, लेकिन फिर भी अपने एक जूनियर अफसर को उस जगह की तफ्तीश के लिए भेजा। अगले दिन पुलिस ने छापा मारा और वहां से गैर कानूनी हथियारों की एक बड़ी मात्रा बरामद की। फराह हैरान थी, एक फकीर ने इतनी सही जानकारी कैसे दी। उन्होंने अगले दिन सिग्नल पर फकीर से बात करने का फैसला किया। जब वो सिग्नल पर पहुंची, फकीर वहीं बैठा था। फराह ने उससे पूछा, तुमने वो जानकारी कैसे दी? तुम हकीकत में हो कौन? फकीर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैडम, मैं वही हूँ जो दिखाई देता हूँ, लेकिन मैं इस शहर को आपसे बेहतर जानता हूँ। उसकी बातों में एक राज था। अगले कुछ हफ्तों में फकीर ने फराह को कई छोटे बड़े वाकयात की खबरें दी और हर बार उसकी जानकारी सही साबित हुई। एसपी फराह अब उसे महज एक फकीर नहीं मानती थी। वो समझ गई थी कि उस शख्स के पीछे कोई बड़ा राज है, लेकिन वो ये भी जानती थी कि जल्दबाजी में उससे सवाल करना ठीक नहीं होगा। वक्त के साथ फराह और फकीर के बीच एक अजीब सा रिश्ता बन गया। फराह अब उसे पैसे नहीं देती थी, बल्कि उससे बातचीत करती थी। फकीर कभी कभी ऐसी बातें करता जो फराह को उमैर की याद दिला देती। जैसे एक दिन उसने कहा, मैडम, आपको याद है, आप कहती थीं कि बारिश में कॉफी पीने का मजा ही अलग होता है। फराह चौंक गई। ये बात उन्होंने सिर्फ उमैर से कही थी, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला और हंसकर बात को टाल दिया। एक रात जब फराह थाने से देर से घर लौट रही थी, उनकी गाड़ी अचानक खराब हो गई। बारिश तेज थी
और सड़क सुनसान। तभी फकीर वहां आया जैसे पहले से जानता हो कि फराह को मदद चाहिए। उसने गाड़ी ठीक करने में उनकी मदद की और कहा, मैडम आप अकेले इतनी रात को ना निकला करें। उसकी आवाज में एक अजीब सी फिक्र थी। फराह ने उस रात फकीर को अपने घर चलने को कहा। पहले तो उसने मना किया, लेकिन फराह के इसरार पर मान लिया। घर पहुंचकर फराह ने उसे खाना दिया। खाना खाते वक्त फकीर ने कहा, मैडम ये खाना, ये जायका मुझे बहुत पुरानी याद दिलाता है। फराह का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उन्होंने उससे कुछ नहीं पूछा। अगले दिन फराह ने अपने एक पुराने दोस्त और फॉरेंसिक माहिर हादी खान को बुलाया। उसको फकीर की तस्वीर दिखाई जो उन्होंने चुपके से खींची थी। हादी ने तस्वीर को गौर से देखा और कहा, फराह इस आदमी का चेहरा मुझे जाना पहचाना लगता है, लेकिन मैं यकीन से कुछ नहीं कह सकता। मुझे कुछ टेस्ट करने होंगे। फराह ने हादी से कहा कि फकीर के कुछ नमूने हासिल करे, जैसे उसके कपड़े या कोई चीज जिससे डीएनए टेस्ट किया जा सके। लेकिन फराह उलझन में थी। वो नहीं चाहती थी कि फकीर को शक हो कि वो उस पर शक कर रही हैं। फिर भी उन्होंने एक मंसूबा बनाया। एक दिन फराह ने फकीर को अपने घर बुलाया और कहा, मैं तुम्हें एक नई शुरुआत देना चाहती हूँ, तुम यहाँ मेरे साथ रह सकते हो। फकीर ने पहले तो मना किया, लेकिन फिर मान गया। फराह ने सोचा कि अगर वो फकीर को करीब रखेंगी तो शायद उसका राज खुल सके। फराह के घर में फकीर का आना अब कोई अजीब बात नहीं रही थी। उसने अपना नाम खालिद बताया था। फराह ने उसे अपने घर के पिछले हिस्से में एक छोटा सा कमरा दे दिया था जहां वो रह सकता था। खालिद ने पहले तो बहुत मना किया, लेकिन फराह की जिद के आगे उसे झुकना पड़ा। फराह का मकसद सिर्फ खालिद की मदद करना नहीं था, वो ये भी समझना चाहती थी कि ये आदमी जो सड़कों पर भटकता है इतनी सही जानकारी कैसे देता है, और क्यों उसकी बातें फराह को बार बार उमैर की याद दिलाती हैं। लेकिन वो इस ख्याल को बार बार झटक देती थी। उमैर तो मर चुका है, वो खुद से कहती थी। अब खालिद फराह के घर में रहने लगा था, लेकिन वो दिन भर बाहर ही रहता। वो सिग्नल पर जाता, अपने पुराने अंदाज में लोगों से भीख मांगता और शाम को चुपचाप लौट आता। फराह ने उसे कई बार पूछा, खालिद तुम अब भी सिग्नल पर क्यों जाते हो? मैं तुम्हें जो चाहिए दे सकती हूँ। लेकिन खालिद हर बार मुस्कुराकर कहता, मैडम सिग्नल मेरी दुनिया है। एक दिन फराह को थाने से एक फौरी कॉल मिली। शहर के एक बड़े ताजिर आबिद चौहान के गोदाम में आग लग गई थी। ये वही गोदाम था जहां कुछ हफ्ते पहले खालिद के कहने पर पुलिस ने छापा मारा था। फराह फौरन मौके पर पहुंची। आग इतनी भयानक थी कि गोदाम का आधा हिस्सा जलकर राख हो चुका था, लेकिन वहां कुछ ऐसा मिला जिसने फराह को चौंका दिया। आग में बचे कुछ कागजात में एक पुरानी तस्वीर थी, एक आदमी की जो फराह के शौहर उमैर से हूबहू मिलता जुलता था। तस्वीर के पीछे लिखा था, उमैर 2018 एंटरप्राइजेस। फराह का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उन्होंने तस्वीर को अपने बैग में रख लिया और थाने वापस चली आईं। उस रात वो सो न सकी। क्या ये वाकई उमैर था? लेकिन ये कैसे मुमकिन था? उमैर की मौत तो एक कार हादसे में हुई थी। पुलिस ने उसकी लाश की पहचान की थी। फिर ये तस्वीर यहाँ कैसे? और आबिद चौहान का इससे क्या ताल्लुक हो सकता था? अगले दिन फराह ने खालिद से इस बारे में बात करने का फैसला किया, लेकिन वो सिग्नल पर नहीं था। फराह ने उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो जैसे हवा में गायब हो गया था। फराह को चिंता होने लगी, क्या खालिद को कुछ हो गया या उसने कुछ ऐसा देख लिया था जिसकी वजह से उसे छिपना पड़ा। शाम को जब फराह घर लौटी, खालिद उनके घर के बाहर बैठा था। उसका चेहरा थका हुआ था और उसके कपड़े गंदे हो चुके थे। फराह ने उससे पूछा, खालिद तुम कहाँ थे? मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। खालिद ने धीमी आवाज में कहा, मैडम मुझे कुछ काम था, आप फिक्र न करें। फराह ने उससे तस्वीर के बारे में सवाल करने का इरादा किया, लेकिन फिर रुक गई। खालिद तुम आबिद चौहान को जानते हो? खालिद ने एक पल के लिए फराह की आंखों में देखा, फिर नजरें झुका ली। मैडम इस शहर में कौन किसे नहीं जानता, वो बड़ा आदमी है। उसके अंदाज में कुछ ऐसा था जो फराह को और ज्यादा शक में डाल गया। अगले कुछ दिनों में फराह ने आबिद चौहान के गोदाम में लगी आग की तफ्तीश शुरू की। उन्हें पता चला कि ये आग महज एक हादसा नहीं थी, किसी ने ये आग जानबूझकर लगाई थी, और जो सबूत मिले वो सब एक रहस्यमयी शख्स की तरफ इशारा कर रहे थे जो रात के वक्त गोदाम में देखा गया था। फराह ने इंस्पेक्टर राहिल को खालिद पर नजर रखने को कहा। इंस्पेक्टर राहिल ने बताया कि खालिद हर रात चौराहे के पास एक वीरान खंडहर में जाता है जहां वो कुछ लोगों से मिलता है। इंस्पेक्टर राहिल की रिपोर्ट ने फराह के दिल में नई हलचल पैदा कर दी। एक फकीर जो रात के अंधेरे में वीरान खंडहरों में कुछ लोगों से मिलता है। फराह ने राहिल को अगले दिन रात के वक्त उस खंडहर पर छापा मारने का हुक्म दिया, लेकिन खुद भी वहां जाने का फैसला किया। रात गहरी थी। फराह अपनी गाड़ी एक महफूज फासले पर खड़ी करके खामोशी से खंडहर की तरफ बढ़ी। अंदर से धीमी आवाजें आ रही थी,
वो आहिस्ता आहिस्ता एक टूटी हुई दीवार के पीछे छुप गईं। अंदर का मंजर देखकर उनके कदमों तले जमीन निकल गई। वहां खालिद मौजूद था, लेकिन वो फकीर की हालत में नहीं था। उसने साफ सुथरे कपड़े पहने हुए थे और वो कुछ असरदार दिखने वाले लोगों के साथ बैठा बातचीत कर रहा था। उसका लहजा पुरएतमाद और मजबूत था। वो किसी फकीर का नहीं, बल्कि एक लीडर का था। फराह ने गौर से देखा तो हैरान रह गई। खालिद की बातों में हिकमत थी। वो शहर के जुर्म पेशा अंसरों को कंट्रोल कर रहा था। अब वक्त आ गया है कि आबिद चौहान के नेटवर्क को मुकम्मल तौर पर खत्म किया जाए, खालिद ने कहा। उसने हमारे लोगों को धोखा दिया है और उसका अंजाम भुगतना होगा। फराह को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। तभी उनकी नजर खालिद के हाथ पर पड़ी। उसकी कलाई पर वही घड़ी थी जो उमैर पहना करते थे, वही निशान जो सिर्फ उमैर की कलाई पर था। फराह के आंखों के सामने अंधेरा छा गया। ये सब कैसे मुमकिन था? उमैर तो मर चुका था। अगले ही लम्हे इंस्पेक्टर राहिल की टीम ने खंडहर पर छापा मार दिया। अफरा तफरी मच गई। खालिद और उसके लोग गिरफ्तार कर लिए गए। फराह ने फौरन खालिद के पास जाकर उसका बाजू पकड़ा और पूछा, उमैर तुम जिंदा हो? खालिद ने फराह की आंखों में देखा और उसके चेहरे पर एक उदास मुस्कुराहट फैल गई। हाँ फराह, मैं उमैर ही हूँ। उमैर ने बताया कि 2 साल पहले उस पर आबिद चौहान के आदमियों ने हमला किया था, क्योंकि वो उसके गैर कानूनी धंधे का पर्दा फौश करने वाला था। कार हादसा एक साजिश थी ताकि सबको लगे कि वो मर चुका है। वो शदीद जख्मी था और जब होश में आया तो उसने खुद को फकीर के रूप में छुपा लिया ताकि आबिद चौहान से बच सके और उसके खिलाफ सबूत इकट्ठे कर सके। उसने फैसला किया कि वो कानून के दायरे में रहकर कुछ नहीं कर पाएगा, इसलिए उसने अपना एक खुफिया नेटवर्क बनाया ताकि अंदरूनी तौर पर जुर्म का खात्मा कर सके। फराह ही वो वाहिद जरिया थी जिन पर उसे भरोसा था। उसकी बातों से राफिया को उमैर की याद इसलिए आती थी कि वो दरअसल खुद उमैर था। गोदाम में आग उसी के हुक्म पर लगाई गई थी ताकि आबिद चौहान के पुराने रिकॉर्ड्स और सबूत को जलाया जा सके जो उसके नेटवर्क के खिलाफ थे। और उसकी ख्वाहिश थी कि वो अपनी नई जिंदगी का आगाज फराह के साथ करे, इसीलिए उसने निकाह का जिक्र किया था। फराह को यह सब सुनकर अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। उसका मरा हुआ शौहर जिंदा था और उसने उसे इतने अरसे धोखे में रखा था। गुस्सा, प्यार, हैरानी और राहत के मिले जुले जज्बात उसके दिल में उमड़ आए। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया उमैर? मैं कितनी परेशान रही। फराह की आंखों में आंसू आ गए। उमैर ने फराह के हाथ थामे और कहा, मैं तुम्हें खतरे में नहीं डालना चाहता था। मैं चाहता था कि मैं तुम्हारे सामने एक मजबूत इंसान बनकर आऊं, एक ऐसा इंसान जिसने अपना इंतकाम पूरा कर लिया हो और जो अब तुम्हें एक महफूज जिंदगी दे सके। अदालत में उमैर ने आबिद चौहान के खिलाफ तमाम सबूत पेश किए और उसके नेटवर्क का पर्दाफाश किया। अगरचे उसके तरीके गैर कानूनी थे, लेकिन उसके मकसद में सच्चाई थी। अदालती कार्रवाई के बाद उमैर को उसके जुर्मों के लिए कुछ मुद्दत कैद का सामना करना पड़ा, लेकिन उसके इकदाम ने शहर को एक बड़े क्राइम सिंडिकेट से निजात दिलाई थी। फराह ने उमैर का हर कदम पर साथ दिया। उन्होंने उसके साथ अपने ताल्लुक को दोबारा मजबूत किया और एक नई जिंदगी का आगाज किया। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो बराहे मेहरबानी वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। और हम फिर मिलेंगे एक और सच्ची, दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सबका दिल से शुक्रिया।